अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम निशानदेही के साथ आपकी मेजबान समीना वकार। नाज़रीन, शाहीनों की फतह श्रीनगर समेत पूरे मकबूजा कश्मीर में जश्न मनाया गया, लेकिन दुश्मनों को इसकी शदीद तकलीफ, कश्मीरियों को आज़ादी न देने वालों को इसकी शदीद तकलीफ। पाकिस्तान की जीत का जश्न, कश्मीरियों पर भारतीय फौज का लाठी चार्ज और फायरिंग। कर्फ्यू का नफाज, इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। हमेशा की तरह जब भी कोई ऐसी मूव या पाकिस्तान के हक में कोई ऐसी बात कोई हमारा कश्मीरी भाई, हमारे कश्मीरी नौजवान कहते हैं तो इंडियंस हमेशा की तरह वहां पे इंटरनेट सर्विस बंद, फोन बंद, तमाम जो जराए हैं जिससे कि आप तक खबरें पहुंचती हैं उनको बंद करने की कोशिश की जाती है। कश्मीर में जीत के जश्न की वजह से आतिशबाजी भारतीय अफवाज को हजम नहीं हुई और कश्मीरी नौजवानों को जख्मी कर दिया। 8 जुलाई 2016 बुरहान वानी की शहादत के बाद जो कश्मीरी नौजवान उठा है तो वो अब ऐसा उठा है कि आजादी तक बैठने वाला नहीं। ये तमाम वो कोशिशें हैं हमारे उन कश्मीरी नौजवान बहन भाइयों की, हमारी उन माओं को सलाम, उन हमारी पाक बहनों को सलाम जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए इंडिया ने, और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरह इस आवाज को दबाए जो कभी भी इंशाअल्लाह नहीं दबेगी। पाकिस्तान की भारत को इबरतनाक शिकस्त, ईद पर ईद जैसा समा, मीरवाइज उमर फारूक का ये स्टेटमेंट। आज हम इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीजें डिस्कस कर सकें कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए कौन कौन से ऐसे फोरम हैं कि जिनके ऊपर अब हमें बहुत ही एक्टिवली काम करना है, और कौन सी ऐसी तंजीमें हैं कि जिनकी तरफ से आवाज तो उठती है लेकिन शायद मीडिया के थ्रू या अखबारात के थ्रू या किसी भी ज़राए इब्लाग के थ्रू आप तक उस तरीके से पहुंच नहीं पाती। तो इसमें मैं समझती हूँ कि हम मीडिया भी जहाँ अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हम अदा करते हैं, शायद हमसे भी कहीं कोई कोताही हो जाती है और ऐसी बातें सामने नहीं आ पाती, उनको भी आज सामने लाने की कोशिश करेंगे। नफीस ज़करिया साहब, तर्जुमान दफ्तर खारिजा, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। आपसे डायरेक्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे नाजरीन तक पहुंचेंगी। अब्दुल हमीद लोन साहब, रहनुमा ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। हाफिज ताहिर खलील साहब, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार और खुसूसन कश्मीर के हवाले से बहुत ही दिलचस्पी है आपकी और इसके हवाले से आप लिखते भी रहते हैं और बहुत गहरी नजर भी इस पे रखते हैं। आज हम इन्हीं तमाम चीजों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ट्विटर पे हमने कल देखा कि एक बहुत ही जैसे एक समा सा लग रहा था, दोनों साइडों से मुख्तलिफ आवाजें, कई जगहों पे धमकियां भी, और फिर खैर जिन लोगों ने धमकियां दी हैं, जिन्होंने ये कहा, बहुत सारी ऐसी बातें की, फादर्स डे भी था, तो वो भी एक चीज जो एट द एंड जब निकली, कहते हैं इतना बढ़ के नहीं बोलना चाहिए, वो कहीं आके टूट ही पड़ता है। फिर वाइस उमर फारूक साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत जो है वो ईद से पहले ही ईद का समा था। कश्मीरियों की इस आवाज पर आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज जो है हुकूमत वक्त की आवाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे पूरे पाकिस्तानियों को, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, कि इतना बड़ा ओकेजन, एक बहुत बड़ी जीत, वाकई वो ईद के लिए मेरे ख्याल में एक बेहतरीन तोहफा पूरे पाकिस्तानियों के लिए। कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से उठ रही है। कश्मीरियों का जो फैसला है वो आपको मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस में नजर आ गया होगा कि कश्मीरी चाहते क्या है। तो मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरी हैं, जब वो किसी उनका अपना भाई या हमारे भाई जो कश्मीरी वहाँ पर उसको शहीद कर दिया जाता है तो वो उसको पाकिस्तान के झंडे में जो है रैप करके दफनाते हैं। ये भी एक निशानी है, ये एक इशारा है कि वो चाहते क्या है। 12 तारीख को जब हमने मैच जीता था तो शायद आपको पता है कि नहीं, उसकी जब इन्होंने जश्न मनाया, जब श्रीलंका से जीते थे, तो तकरीबन कोई 2-3 ऐसी पार्टीज थी जो भारतीय काबिज फौजों ने बनाई थी, और वो बार बार एक ही घर पे जाके, यानी उन्होंने कई घरों को टारगेट किया था जहाँ पे खुशियां मनाई जा रही थी, तो वहां जाके बारहा उनको ज़दोकोब किया
اور ان کو بے تحاشا جو ہے ظلم ستم کیا. اسی طریقے سے جب انگلینڈ سے ہم جیتے ہیں تو تب بھی یہی سلسلہ تھا, تو ابھی بھی یہی ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن اس کے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیریوں کی ہمت کی جو ہے وہ داد دینی چاہیے, خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنا کچھ ظلم ہونے کے باوجود بھی کہ وہاں پہ روزانہ قتل ہوتے ہیں, روزانہ جو ہے وہ شہادتیں ہوتی ہیں, روزانہ جو ہے لوگوں کو زخمی کیا جاتا ہے, لیکن ان کی آواز جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, جس کا مطلب ان کا جذبہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا عالم اسلام کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو ہے اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حق خود ارادیت کی مہم ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو اظہار رائے کی جو آزادی ہے بات کرتے ہیں, بہت بڑے علم بردار, اور وہ بھی ایک ایسا ملک جو کہ اپنا کہتا ہے کہ جی میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہوں, تو میرے خیال میں اس کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کچھ ہم مزید بھی بات کریں گے. اس سے پہلے کہ میں لون صاحب سے اس حوالے سے ان کے تاثرات ہوں, حافظ صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, جیسے حکومت وقت میں, جیسے یہ کل کشمیر میں پاکستان کی جیت کا جب جشن منایا گیا تو بھارتیوں کو ہضم نہیں ہوئی یہ بات, انہوں نے لاٹھی چارج کیا. اس کے اوپر جو پاکستان کا رد عمل ہے اور جو ہماری عوام کا رد عمل ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ہم بھی اپنی وہ تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنے حقوق اور اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اپنے کشمیر والے؟ یہ سمینا بڑا بہت دلچسپ اور بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا کل کا, جس کی صدائے بازگشت جو ہے وہ ساری دنیا میں سنی گئی, اور کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانی عوام نے بڑی بھرپور جشن کا اظہار کیا. آج اس سلسلے میں ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اور اس میں ایک متفقہ قرارداد پاس ہوئی ہے کشمیری عوام کی اظہار یکجہتی کے حوالے سے, جو کل انہوں نے شو کیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جیت پر. اس ریزولوشن میں 3-4 اہم اس کے نکات ہیں. پہلے نقطے میں مبارکباد دی گئی ہے قوم کو اور قوم کی جانب سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, اور اس میں دوسرا حصہ اس کا جس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کا ذکر کیا گیا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا, اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. جبکہ تیسرے حصے میں کشمیری عوام کی جانب سے پاکستانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہونے پر کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام نے یہ ثابت کیا ہے اس موقع پر کہ ان کے دل پاکستانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ پہلا ایونٹ نہیں, جس طرح نفیس صاحب نے کہا کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے, جب بھی کوئی ایونٹ آتا ہے, کشمیری عوام باہر نکلتے ہیں اور اپنی جذبات کا اور اپنے احساسات کا بڑے کھل کر اظہار کرتے ہیں. کل بھی یہی ہوا کہ کل جب جیت کی طرف ہم جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک طرف جہاں اوول کے میدان میں بڑی آصاف شکن جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کی, جبکہ دوسری طرف سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ جو ہے وہاں پر لفظی جنگ ہو رہی تھی, اور اس میں کشمیری بھائی جو ہیں برابر کے شریک تھے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا اپنے ٹویٹر کے ذریعے اور اپنے پیغامات کے ذریعے کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نہ صرف کامیابی چاہتے ہیں بلکہ پاکستانی عوام کی ہر کامیابی کو وہ اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں. بالکل, تو یہ میرا خیال ہے ایک جذبے کا اظہار تھا جو کل انہوں نے شو کیا, اور بھارتی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے جس طرح سے کرفیو نافذ کیا گیا ہے, مارکیٹ کی گئی ہے جشن کو تہو بالا کرنے کے لیے, کشمیری عوام کے جذبے کو سرد کرنے کے لیے جو کوشش ہے, کہ میرا خیال ہے کہ یہ سب عارضی چیزیں ہیں. اور اب جو تحریک آگے بڑھ رہی ہے, کشمیری عوام جو ہے وہ ان کی تحریک نہ صرف آگے بڑھے گی بلکہ دنیا بھی اب اس طرف جو ہے مائل ہو رہی ہے کہ کشمیر میں بہتے لہو کو اب بند ہونا چاہیے. جناب عبدالحمید لون صاحب, ایک تو یہ کہ ہم خود یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم جو بھی پاکستان کے اندر جو ہمارا جذبہ ہے, جو ہماری عوام کا جذبہ ہے, جو آپ کی عوام کا جذبہ ہے, جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا جذبہ ہے, اس کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں. کل کے اسپیشل ایونٹ کے حوالے سے جس طرح سے ان پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا, زد و کوب بھی کیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ شریک رہے. اسی طرح آپ کی تکلیف میں پاکستان آپ کے ساتھ شریک ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے, اور کیا آپ کی توقعات یہ ریٹن جو بھی ابھی ادھر کے حالات ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. کل کا ایونٹ جس میں ہندوستان کو ہماری ٹیم نے مکمل جو ہے آؤٹ کلاس
जो है ना कर दिया, इस खुशी में 21.5 करोड़ अवाम, जहां पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम, वहां 1.5 करोड़ जो कश्मीरी हैं वो भी कल खुशियां मना रहे थे। जो जोश और जज्बा था वो दीदनी था। कश्मीर के अंदर जब भी हिंदुस्तान जो है अपने जुल्म जबर का सिलसिला जारी रखे हुए, वहीं कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को कभी दबा नहीं सका। पाकिस्तान के साथ ये वालहाना मोहब्बत, ये अकीदत हिंदुस्तान कभी भी कश्मीरियों के दिलों से नहीं निकाल सकता है। 14 अगस्त का दिन हो या कोई भी जो पाकिस्तान के साथ मिलता हो, कश्मीरी उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। ईद का दिन हो, जब चांद निकलता है तो कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। बेशक हिंदुस्तान की जामिया मस्जिद से या हिंदुस्तान के दिल्ली से ऐलान हो, लेकिन कश्मीरियों ने हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ ईद भी मनाई है, हर दिन वो सेलिब्रेट किया जो खुशी का था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया, कश्मीर के अंदर मिठाइयां तकसीम की गई हैं। कश्मीरियों की जो खुशियां थी वो दीदनी थी, वो देखने को थी। उसके बावजूद हिंदुस्तान जिस तरह वहां जुल्म जबर कर रहा है, जिस तरह से उसके मजालिम है वो जारी है हनोज। अलबत्ता हिंदुस्तान को समझ लेना चाहिए कि कश्मीरियों ने कभी भी हिंदुस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया है और हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कश्मीरियों ने हमेशा अपने फंडामेंटल राइट के लिए बात की है, बुनियादी हक के लिए बात की है, जो हमारा बुनियादी हक है, हक। जब इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, टेलीफोन लाइंस को मुनक़ता किया जाता है, सबको नगर बंद कर दिया जाता है, बच्चों से ये इंटरनेट की सहूलत छीन ली जाती है, तो क्या जरिया रह जाता है अपनी आवाज को बाहर तक पहुंचाने का? क्या करते हैं? जाहिर है कि जब आप किसी चीज को दबाते हैं तो फिर वो ज्वालामुखी की तरह फूटता है, बाहर निकलता है, सड़क पे आता है, वो अपनी आवाज बताना चाहता है, सुनाना चाहता है। उस वक्त क्या किया जाता है? मेरा इस तरह की जो रेशे दवानियां है, जो कदगने हैं, जो जरा इब्लाग जो है उस पर पाबंदी लगाई जाती है, ये दरअसल हिंदुस्तान की बौखलाहट है। आपने देखा पिछले अरसे में उन्होंने इंटरनेट को बैन किया, लेकिन वो मजालिम को छुपा नहीं सका। वो दुनिया के सामने जो है कश्मीरियों ने वहाँ जो एट्रॉसिटीज है, वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वो पूरी दुनिया के सामने, जो भी हिंदुस्तान दिल्ली जो भी साजिशें करता है श्रीनगर के अंदर, वो नाकाम होती जा रही हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान जो है अपने आवाम को भी गुमराह कर रहा है, दुनिया को भी गुमराह कर रहा है। हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पॉजिटिव सोच रखे, जिस तरह पाकिस्तान पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ रहा है, कश्मीर के मसले को आगे ले जा रहा है। हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो ऐसे मनफी जो रवैया है उसका वो तर्क करे, जो उसकी हकदर्मी है वो तर्क करे। इन चीजों से वो कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को खत्म नहीं कर सकता है, हमारी जज्बे आजादी को खत्म नहीं कर सकता है। आपने देखा ह्यूमन शील्ड के तौर पर जो है फारूक डार को किस तरह से फिर वो इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बेशुमार वाक़ा जो देहातों के अंदर हो, जहां पर मीडिया की रसाई नहीं है, इस तरह के बेशुमार मजालिम वहां डाले जाते हैं, इस तरह के जो कि लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान ने उसके बाद गोगी को इनाम से नवाजा, कश्मीरियों को डराने की बात की, धमकाने की बात की, लेकिन मैं हिंदुस्तान को वाज़ह कहता हूं कि आप जो भी वहां जुल्म जबर करे, जिस तरह से भी अपने फौजियों को नवाजे, हिंदुस्तान कश्मीर को एक न एक दिन जो है ना आपने छोड़ना होगा, और कश्मीरी जो है आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये हमारा अटल फैसला है। आप जो भी जुल्म जबर वहां डाले, हमने आपके साथ नहीं। अच्छा, ये आवाज उठती रही है और बड़ी शद्दोमत से उठ रही है, पिछले इतने अरसे से उठ रही है। जब हम बात करते हैं दुनिया में उन इदारों की और उन अक़वाम की कि जो अब ये बीड़ा उठाए हुए हैं कि हम जो है वो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, हम जो है वो कहीं पे भी जुल्म से कम होता है तो हम वहां जाते हैं। अगर मैं इसमें जिक्र करूं यूरोपीय यूनियन का, जो कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीम है, क्या उनकी तरफ से कोई करारदाद आई है भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ? पहले तो मैं यूरोपीय यूनियन के हवाले से पूछूंगी, फिर कुछ और भी सवालात हैं दीगर इदारों के हवाले से। जी देखिए, इस पे तशवीश तो पूरी दुनिया को है, ऐसा नहीं है कि दुनिया को तशवीश नहीं है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं या जिसे कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, वो मुख्तलिफ दुनिया के रीजन्स के अंदर इसको उठा जरूर रहे हैं। देखें, सबके सामने ये बड़ी वाज़ेह तौर पर हकीकत है कि अगर आप सिर्फ पिछले साल जब ये बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का वाक़या हुआ, जो उसकी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई है, उसके बाद से अब तक सिर्फ ये छोटा सा पीरियड आप देखें तो ये पूरी दुनिया को पता है कि अभी तक क्या हुआ है वहाँ पर, कि वहाँ पर जो
फिगर्स आप देखेंगे तो 150 से ज्यादा लोग उन्होंने शहीद कर दिए हैं, 20,000 के करीब लोग जो है जख्मी हैं, और उन जख्मियों के साथ जो कुछ किया है वो ये है, जो सबसे इंसानियत सोच हरकत है वो ये है कि उनको एक्सेस नहीं होने दी, रसाई नहीं होने दी मेडिकल की जो है, यानी कोई अगर आपको शायद उसने भी बताया था कि जो एम्बुलेंसेस थी वो अटैक हुई है, क्लिनिक्स पे अटैक हुआ है, गर्ज ये कि तमाम तर बेईमान हरकत की गई। जो सबसे बेईमान हरकत थी वो ये थी कि जो लोगों को जिस तरीके से अंधा किया गया पैलेट गन्स, तो ये सारी चीजें जो है दुनिया के सामने है। यूरोपीय यूनियन का क्या? यूरोपियन यूनियन जो है वो गाये बगाए जो है उन्होंने इस चीज को जहां जहां पे उनका होता है कि हर महीने तकरीबन कोई उनका 3 रेजोल्यूशंस आती हैं और वो मुख्तलिफ कंट्रीज में एक जायजा लेते हैं और वहाँ जायजा लेके फिर वहाँ जो सूरत हाल होती है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, उसके बाद देखते हैं। ये कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आपको पता है कश्मीर डिस्प्यूटेड इशू है, और वहाँ पे सबको पता है कि जो ये इस पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन मौजूद है, और इंडिया जो है वहाँ पर एक काबिज फौज के जरिए जो है वहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश करता है, जो जिसमें वो अभी तक अच्छा, इसके साथ साथ जैसे हमने यूरोपीय यूनियन का जिक्र किया, उसके साथ OIC भी एक फोरम है, और ये कहा जाता है कि OIC आवाज क्यों नहीं उठाती, OIC सामने क्यों नहीं आती, इस हवाले से ये भी बहुत जो है आवाजें सुनते हैं। तो क्या OIC जैसा फोरम जो है वो इन कश्मीरियों के लिए कुछ कर रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ कि अभी बिल्कुल अभी एक दिन पहले ही ये OIC सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने प्रेस रिलीज इशू की है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The Organization of Islamic Cooperation has condemned continued and alarming use of violence by the Indian security forces in the Indian occupied Kashmir against the innocent civilians. The OIC Secretary General, Dr. Yusuf Al-Uthaymin, expressed his sorrow over these recent incidents resulting in the death and injury of several Kashmiris. He condemned the continued use of force by the Indian security forces and called upon India to immediately stop these excessive acts of systematic human rights violations of the Kashmiri people. The Secretary General noted that the Kashmiris remain victims of the denial of their inalienable rights to self-determination and have been suffering from the non-implementation of the relevant resolutions of the UN Security Council. Then he said, he reiterated OIC's principled position in support of the Kashmiris for their just struggle for the right to self-determination. ये इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो इन्होंने कल परसों इशू की है प्रेस रिलीज। उसके अलावा IPHRC जो इनका एक इंडिपेंडेंट कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, वो यहाँ विजिट करके गया पाकिस्तान अभी मेरे ख्याल में 2 महीने पहले। अच्छा। और उन्होंने जो है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर हमने उनको पूरा लेके गए हैं, सारा कुछ देखा, और यहाँ पे उनकी ब्रीफिंग हुई है, और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है शायद PTV में उनके जो है जो ग्रुप आया था उनके इंटरव्यूज भी हुए, उनका प्रोग्राम भी हुआ बाकायदा, और वो ज़ारो कतार जो है रोए हैं इन हालात को जानने के बाद। मैं ये समझता हूँ कि OIC जो है बड़ा एक फाल फोरम भी है, अपना किरदार अदा कर रही है। देखिए OIC का में उनका OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप भी है कश्मीर के ऊपर, जिसमें मेंबर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, अज़रबैजान है, टर्की है, और एक और मुल्क है। तो ये रेगुलरली अपनी मीटिंग्स करते हैं। UN की जो जनरल असेंबली का सेशन होता है उसके साइडलाइंस के ऊपर भी जो है वो कश्मीर के हवाले से बातचीत होती है, और बाकायदा रेजोल्यूशन अडॉप्ट होती है, और पहले भी कई रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुई हैं जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। सही, ये तो हो गई जी वो तमाम रेजोल्यूशन और वो किरदार जो यूरोपीय यूनियन का हो या OIC को। अब इस सब जानने की बात ये है कि अगर ये बहुत मजबूत फोरम भी हैं और यहाँ पे आवाज भी उठाई जाती है, बाकायदा डिपार्टमेंट्स भी हैं, हम लोगों को लेकर भी आए, दिखाया भी, बताया भी पूरी दुनिया में, क्या वजह है कि वो कामयाबी नहीं पा रहे? उसमें मेरा ख्याल है कि उसमें जो कमजोरी हमें नजर आ रही है वो ये है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी जो खलफशार है या जो अंदरूनी जो मसाइल हैं दाखिली सलामती के हवाले से भी, जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कि पाकिस्तान की तवज्जो जो है भरपूर तरीके से उस पर रही है। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने फोरम्स हैं हम उनको मेरा ख्याल है कि सही तरीके से इस्तेमाल शायद नहीं कर सके। मसलन एक पार्लियामेंट्री फोरम है कश्मीर कमेटी का हमारे पास, कश्मीर कमेटी का वो प्रोएक्टिव रोल जो है नजर नहीं आता जो होना चाहिए
ये था इसमें सारे साल 1.5 साल के अरसे में जब से कश्मीरी अवाम की नई तहरीक जो है वो शुरू हुई है और उनकी जद्दोजहद आज़ादी जो आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार के साथ कश्मीर कमेटी को भी एक्टिवेट होना चाहिए था। दूसरा, अभी एक रिसेंटली एक फोरम बना है जो स्पीकर की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई है, वो भी कश्मीर पर वॉच कर रही है और कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उसके बारे में भी वो गाहे बगाहे अपना रद्द अमल का इजहार कर रही है। इसके अलावा हमें देखना यह है कि अभी कल जब पाकिस्तान की जीत हुई है तो मैं आज कल मीडिया में सुन रहा था कि हमारी जो एम्बेसडर हैं डॉक्टर मधिया लोधी, उनके पास बहुत से एम्बेसडर जमा हुए, उन्होंने मुबारकबाद दी और उसी वक्त टेलीविजन पर जो फिल्म चल रही थी वो ओवल के मैदान के बाहर भी एक कश्मीरियों का मुजाहरा हो रहा था, तो वहाँ देखा जा रहा था उसी टेबल पर जहाँ पर एम्बेसडर बैठे हुए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने देखा कि कश्मीरी अवाम किस तरह से अपने जज्बात का इजहार करें। हालांकि उनका मुजाहरे का कोई प्री प्लान प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वहां पर जो मजालिम हो रहे हैं उनके जज्बात इतने भड़के हुए हैं कश्मीरी अवाम के कि वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि अपने जज्बात का इजहार न करें। ओवल के मैदान के बाहर जो है उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान के हक में नारे लगाए बल्कि भारतीय मजालिम के खिलाफ उन्होंने भरपूर मजम्मत की उसकी, और उसका दुनिया ने यकीनन ओवल के मैदान में जब दुनिया के लोग बैठे हुए थे उन्होंने इसका जरूर नोटिस लिया होगा। तो हमें इस मरहले पर जो काम करने की जरूरत है, एक तो यह है कि पार्लियामेंट्री जो डिप्लोमेसी है उसको मौसर बनाने की जरूरत है, पार्लियामानी वफूद भेजने की जरूरत है कश्मीर के हवाले से, और दूसरा ये है कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान अपना केस मजबूत तरीके से उनके पास लेकर जाए कि उनके वफूद मकबूजा कश्मीर जाएं और वहाँ की सूरत हाल का जायजा लें और वहाँ से रिपोर्ट करें कि वहाँ पर जो सूरत हाल है कश्मीरी अवाम के साथ जो वहशतनाक सिलसिला है रियासती दहशतगर्दी का, वो किस हद तक जारी है और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसमें किस हद तक सदाकत है, और ताकि दुनिया को मालूम हो, क्योंकि जब तक आलमी बरादरी पूरे तौर पर इसका नोटिस नहीं लेगी तो मेरा ख्याल है कि हाँ, ये कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी जो है उस वक्त तक हम उसको जब तक हम दुनिया के सामने अपना केस भरपूर अंदाज से नहीं पेश करेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी कोई ज्यादा नतीजा खेज नहीं होगी। लेकिन अब हम उस मरहले पर पहुंच गए हैं कि जहां पर कश्मीरी अवाम की जो ये तहरीक है वो जरूर नतीजा खेज जरूर अपना नतीजा जो है वो दिखा रही है और उसके असरात जो है सारी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। रोहन साहब, आप इससे अग्री करते हैं और क्या कहेंगे आप भी इस हवाले से कि क्या जो तरीकाकार इख्तियार किया जा रहा है, जैसे कि इन्होंने कहा पार्लिमानी वफूद को भी भेजा जाए, अपने केस को भी लेके जाया जाए, ये तो पाकिस्तान के हिसाब की बात कर रहे हैं, जो कश्मीरी लोग या जो कश्मीरी रहनुमा जितने लीडरान हैं उनका इस हवाले से क्या स्टांस है, वो किस तरह से चाहेंगे कि उनकी आवाज जो है वो बाहर की दुनिया तक पहुंचे? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन मुझे कहा जा रहा है ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए। नाज़रीन, आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हर लम्हा बाखबर खबर की सारा दिन प्रैक्टिस दुनिया भर के खबरें और चैनल की मोबाइल एप्लीकेशन रहे हर वक्त उनके साथ जो रखती है रोजनामा खबरें और चैनल 5 पर खूबसूरत इंटरव्यू के साथ खबरदार रोजनामा खबरें और चैनल 5 के बाद दिन भर शूटिंग में मशरूफ और हालात हाजरा पर भी नजर रखना जरूरी। पल पल बदलते हालात से बाखबर रहना आपकी जरूरत। जरूरत पूरी करती है खबरें को मोबाइल मिला तो मेरे फोन में हर मौजूद है, एक क्लिक की हर वक्त वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपके सामने सवाल रखा, लोन साहब क्या जवाब है आपके पास उसका? तहरीक आज़ादी कश्मीर का ज़ामिन जो है वो मजबूत पाकिस्तान है। जिस तरह हाफिज साहब ने बात की,
बेशक पाकिस्तान में जो क्राइसिस रहे हैं, यहाँ टेररिज्म का जो सिलसिला था, शुक्र अल्लाह का उस पर जो है कंट्रोल हो गया है, कंट्रोल पा लिया है पाकिस्तान ने। इसी तरह यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस है या इकोनॉमी क्रंच था, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो उरूज है इंशाल्लाह जो है वो उरूज की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान जो है दुनिया में अपने आप को मनवा रहा है इंशाल्लाह। ये हमारा जो है फ्यूचर है, मुस्तकबिल, और ये तारीख आज़ादी की जमानत है। अगरचे इस वक्त जिस तरह से नफीस ज़करिया साहब ने बात की OIC के हवाले से, पिछली दफा भी मैंने गुजारिश की थी, क्योंकि आज नफीस ज़करिया साहब हमारे सामने जो है अपना आज मौजूद है हमारे साथ, और इसमें ये भी काम कर सकते हैं नफीस साहब कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे OIC का जो है सरवाई इजलास मुनक्कद किया जाए, बुलाया जाए और वहां पर करारदादें पेश की जाए। हिंदुस्तान प्रेशर में आएगा। ये एक हमारे पास अहम जो है OIC का जो है ना, हम जो है ना उसमें काम कर सकते हैं। दूसरा, सफारतकारी जो है हमें मवसर और तेज करनी होगी दुनिया के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी वो इन्वॉल्व गई हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने जो OIC की बात की, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिससे पाकिस्तान आपकी आवाज में आवाज मिला के खड़ा है और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा जब तक कि आपको आज़ादी का सुख और चैन नसीब नहीं होता। पूरी दुनिया में जिस वक्त आप बात करते हैं, जहाँ हम यूरोपीय ममालिक की बात करते हैं कि वहाँ पे आप अपने आपके नुमाइंदे या आपकी आवाज़ जाए, इसी तरह OIC के अंदर जितने भी ममालिक मौजूद हैं उसके अंदर आप लोगों की डायरेक्टली जो अप्रोच है या कोई भी जराए हैं आपके उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के, उसमें किस हद तक आप लोग एक्टिव हैं और क्या उसका मैं कहना चाहूँ? जिस तरह से नफीस साहब ने अभी बात की है, जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है OIC के अंदर, उसमें कश्मीरियों को भी नुमाइंदगी है। उसमें उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इस हवाले से काम किया था जब नवाब नसरुल्लाह खान साहब थे कश्मीर कमेटी के। हम इसमें पाकिस्तान, क्योंकि हम समझते हैं कभी हमें तना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान हमारे बैक पे खड़ा है, ठीक, और पाकिस्तान जो है ना इस हवाले से काम करे। इस जो है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारी जो हुर्रियत क़यादत है इस वक्त पाबंद सलासल है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको उनकी जो है ना वो किसी भी सियासी एक्टिविटीज में उनको इजाजत नहीं दी जाती है। सईद अली शाह गिलानी साहब आप देखें, इस उम्र में भी हिंदुस्तान जो है ना वो उनसे खौफजदा है, उनको घर के अंदर नजरबंद किया गया। मीर वाइज साहब पर पाबंदी है। इस तरह हमारी लीडरशिप बंद है। तो लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर जो, चूंकि यहाँ पर हमारा जो नुमाइंदा हुर्रियत फोरम है AJK पाकिस्तान चैप्टर, वो इस हवाले से काम कर सकता है। पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं उनको भी साथ ले जाए दुनिया के अंदर। जिस तरह से वो पहले इन्वॉल्व भी गए थे, उसमें एक दो के अलावा हमें कोई नजर नहीं आया, जैसे मुशाहिद हुसैन सईद साहब थे या अपना एजाजुल हक साहब थे या दूसरे। तो बाकी वो मेरे ख्याल में कोई इस तरह की टीम नहीं थी, उनको ब्रीफ नहीं किया गया था, या कश्मीरी क़यादत भी उनके साथ नहीं थी। क्योंकि अगर कश्मीरी उनके साथ होता तो उनकी बात जो है ना, मादर वतन की बात लोग जो है ना समझने और जरा आसानी से हो जाती है। तब फिर भी हम पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं, वो कर रहे हैं अपना डिप्लोमेटिक सतह पे। पाकिस्तान ने एक जो है ना मवसर और मनज़्ज़म तरीके से आगे जाना होगा और हिंदुस्तान प्रेशर में आएगा। भी आपने देखा यूरोपीय यूनियन जो है ना अपना वहां पर भी कश्मीर की आवाज जो है ना बुलंद हो रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दो दफा जो है करारदाद पेश हुई है। ये हिंदुस्तान के लिए अनकंफर्टेबल थी। बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने उसको जो है ना उजागर नहीं किया। आप देखें इंटरनेशनल मीडिया जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट कश्मीर के हवाले से बात कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया उस तरह से नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए यहाँ पर टीवी टॉक्स हों या डिबेट्स हों, इस तरह की वहाँ जो है ना ये हो कि अपना मीडिया के अंदर सोशल मीडिया अगर इस वक्त ठीक तरह से काम कर रहा है, उसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, एक अच्छा वो जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने काम करना होगा, किन चीजों को उजागर करना होगा। क्या आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं जो लॉन साहब के डिफरेंसेस हैं या जो वो इजहार कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें आगे इसको लेके चलना चाहिए? पहली चीज तो ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो MNS को भेजा गया था, पार्लियामेंटेरियंस को भेजा गया था, 22 पार्लियामेंटेरियंस को मुख्तलिफ ममालिक में। उसके बड़े खातिर नतायज जो है वो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट है। वो एक दफा किया गया है, ये पहली दफा था। ये कहना कतई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा कि उनके साथ कोई मीटिंग्स नहीं हुई थी। उनकी बाकायदा मीटिंग्स हुई थी, एक नहीं 2-3 दफा मीटिंग्स हुई हैं और वो पूरी तैयारी के साथ गए थे। ये जो बात है, ये मसला कवरेज के हवाले से है इशू इसका, कि जहाँ कोई कवरेज देनी होती है वहाँ कवरेज हो जाती है, जहाँ नहीं कवरेज देनी होती है वहाँ नहीं होती है। बहुत मौसर तरीके से जो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने जहाँ जहाँ गए वहाँ पर कश्मीर के मसले को उठाया है। इसमें उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी और बहुत भरपूर तरीके से किया है।
लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक है, आपने जो सवाल उठाया था गालिबन उसका जो पैरामीटर्स थे, बिल्कुल वो आप गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कोई एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के ऊपर काम नहीं कर रही है। हमारे जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से वो हमने मुख्तलिफ जावियों से उसको उजागर करते रहते हैं और मुस्तकिल है, ये कांस्टेंट जो है वो चल रही है। इन्होंने जिक्र किया था उसके हवाले से कि जी बाहर के ममालिक में डिबेट्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन यहाँ कवरेज नहीं होती। मैं किसी हद तक इनसे एग्री करूँगा कि जैसे ये कह रहे थे कि बरतानिया के पार्लियामेंट में जो है वो 2 दफ़ा डिबेट हुई है, 2 दफ़ा नहीं, वो कई दफ़ा हो चुकी है और 3 दफ़ा तो मुझे याद है, और जिसमें 3-3 घंटे से ज़्यादा की डिबेट्स हुई हैं। उनको जिस तरीके से हमारा मीडिया उजागर कर सकता था शायद उस तरीके से नहीं हुआ, लेकिन हमारा मीडिया जो है अभी मैं जो देखा है पिछले 1 साल से, चूँकि मेरा अपना भी फोकस है इसके ऊपर, तो मैंने देखा कि खासा फ़ाल किरदार अदा किया है, लेकिन इसको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है, मजीद जो है इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। देखिए हम कश्मीर के में जो हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उसको उस शायद जिस इंटेंसिटी से जिस जावे से देखना चाहिए शायद उस तरह नहीं देखा जा रहा कि हम ये रियलाइज शायद नहीं कर, दुनिया नहीं कर रही है कि वहाँ पर रोज़ाना कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर रोज़ाना जुल्म सितम की एक दास्तान है और ये बहुत जरूरी है कि उस पर रियलाइज किया जाए। एक ये और दूसरा, जैसे अभी आपने यूरोपीय पार्लियामेंट का भी जिक्र किया, 19 जनवरी 2017 में भी बरतानवी पार्लियामेंट ने करारदाद पास की थी जिसमें भारत में कश्मीर के ऊपर जो जुल्म सितम है उसकी शदीद जो है वो मजम्मत की गई थी। इस हवाले से क्या अपडेट, ये अगर हम देखें तो मुख्तलिफ फोरम्स के, अभी हमने जितनी डिबेट की उसमें जिक्र किया कि मुख्तलिफ फोरम्स से आवाज उठ रही है, कश्मीरी खुद भी रोजाना उनको खून से नहलाया जाता है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाज उठ रही है, तो फिर क्या वजह है, अपडेट कहाँ है, हम कहाँ पहुंचे हैं और पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या उसी तरह से सीरियस है जिस तरह से कि पाकिस्तान है? मतलब जो जितना होना चाहिए उस तरह हो नहीं रहा है। वो जो एक प्रेशर इंडिया के ऊपर लाना चाहिए उस तरीके से वो प्रेशर अभी है नहीं उनके ऊपर, और यही वजह है। और उनके अंदर एक एरोगेंस का भी बड़ा एलिमेंट है। देखिए कोई सच इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है नहीं है कि जिसको एनफोर्स किया जा सके। तो इंडिया के पास इस वक्त OIC ने भी कहा है, 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा कहा है। उसके अलावा UN को जो ह्यूमन राइट्स का काउंसिल है, उनके हाई कमिश्नर ने जो है उन्होंने भी हेड जो है उन्होंने भी कहा कि आप हमें वहाँ पर भेजने दें फैक्ट फाइंडिंग मिशन, वो भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अन्य ग्रुप है UN के जो मिलिट्री ऑब्जर्व ग्रुप है वो उसको कतई तौर पर कोई एक्सेस नहीं देते हैं। गर्ज ये है कि इंडिया ने इस वक्त जो अपना लाइम अख्तियार किया हुआ है वो एग्जैक्टली वही बात है जो अभी यहाँ पे हमारे दूसरे साथी ने कही थी कि इंडिया जो है इस वक्त डेस्परेट है। इंडिया बाय हुक और बाय क्रुक जो है इनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गया है। वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, वो उसका एक्सपोजर जितना वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है या लोगों को डाइवर्ट करता है अटेंशन, उतनी ज़्यादा जो है कश्मीर का इशू खुल के सामने आ रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जैसे आपने करारदाद का जिक्र किया था वो बड़ी मजबूत करारदाद थी और उसके ऊपर जो है गालिबन एक ये क्वेश्चन जो है बाकायदा कश्मीर की जो कमेटी है वहाँ पर ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप है कश्मीर के ऊपर बरतानिया के पार्लियामेंट के अंदर भी उन्होंने ये सवाल बराह रास्त उससे किया था कि प्राइम मिनिस्टर से कि आपने जो आप गई थी तो क्या आपने ये इशू रेज किया था। मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा था कि आवाज उठ रही है, बार बार उठ रही है, लेकिन शायद जरूरत इस बात की है कि एक बहुत फोर्सफुल तरीके से जो है इंडिया के ऊपर प्रेशर लाने की जरूरत है कि ये ब्लड शेड जो इसको रोका जाए किसी तरीके से। बहुत जी आप इसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये सारे काम हो रहे हैं, OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप काम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया भी काम कर रहा है, पार्लियामेंट की कमेटियां भी काम कर रही हैं। मेरा ख्याल सब काम हो रहे हैं, लेकिन इस सब काम को मजबूत करने की जरूरत है ताकि एक मौसर आवाज जो है वो पहुंचनी चाहिए कश्मीर तक और कश्मीरी आवाम तक। तो पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से एक है, मुत्तहिद है और उनमें मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी मौजूद है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर एक कोई राब्ता काउंसिल
राब्ता कौंसिल का कोई मुस्तकिल दफ्तर OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप का, जिसमें ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी हों और उसमें मीडिया के लोग भी बैठे, ताकि एक मौसर और भरपूर आवाज जो है वो सामने आनी चाहिए कि और इंडिया पर इतना दबाव आना चाहिए कि उनको मालूम होना चाहिए कि दुनिया जो है क्या पाकिस्तान जो है वो मसला कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जा सकता है, लेकर जाएगा, क्योंकि भारत को गुलभूषण के मामले में ले जाकर उसने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे अख्तियार को तो वो मान चुका है। और दूसरी जानब सुषमा स्वराज जो है वो भारतीय वजीर खारजा, उसने ये कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में नहीं ले जा सकता। नहीं, देखें, हर वो इशू जो दो रियासतों के दरमियान है वो मेरा ख्याल है कि आलमी अदालत इंसाफ के दायरे में आता है। और कश्मीर का जो मसला है, खुद शिमला मुआहदे में ये कहा गया है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर तय करेंगे, तो ये मामला भी आलमी अदालत इंसाफ जो है उसमें जाने में कोई हर्ज नहीं है। और हमें वो फोरम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब हम वो फोरम इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया में एक आवाज उठेगी, दुनिया मुतवज्जो होगी कि ये क्या मसला है कि जिसकी वजह से बेचैनी है न सिर्फ बर्र सगीर में बल्कि जनूबी एशिया का खित्ता भी, उसका अमन जो है वो खतरे में पड़ा हुआ है। हमें ये आवाज जो है हर फोरम पर उठानी चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इंडिया का अगर स्टांस ये है कि नहीं ले जा सकता, ठीक है, वहां जाके वो अपना मौका पेश करे और अपनी वकालत करे, अपने दलाइल दे इस बात पर। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका होगा कि हमें भी ये मसला जो है एक नए इंटरनेशनल फोरम की तरफ ले जाना चाहिए। अब लोन साहब, जो इस वक्त जो हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं और तमाम पहलुओं पे साहब ने भी बताया, इन्होंने कि सारे फोरम्स पे काम हो रहा है, लेकिन शायद कलेक्टिवली या इस अंदाज में नहीं हो रहा कि आवाज जो है वो मतलब का जो भी लोग हैं उन तक पहुंच पाए। आप इससे एग्री करते हैं कि ये वाकई ऐसी चीज है? और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आपको कौन सा फोरम ऐसा नजर आता है कश्मीरी बहनों को? वो समझते हैं अगर इस लाइन ऑफ एक्शन को अख्तियार किया जाए तो आजादी सुख जो है वो जल्द नसीब होगा। जिस तरह से हाफिज साहब ने बात की कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो राब्ता ग्रुप है OIC का, उसका ऑफिस यहाँ कायम किया जाए और वो काम करे कश्मीर के हवाले से, एक अच्छी सजेशन है, इससे मैं एग्री करता हूँ। दूसरा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहा है, फॉरेन ऑफिस को आप देखें, फॉरेन ऑफिस नफीस ज़करिया साहब खुद है यहाँ पर, फॉरेन ऑफिस से बड़े मुतमईन है कि कश्मीर के हवाले से जो वहाँ काम हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीरियों की भी वहाँ तर्जुमानी की जाती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को मजीद जो एरियाज हैं और भी उन पे काम करना चाहिए। डिप्लोमेसी का अहम जो है ना वो एक हम समझते हैं कि मौसर हथियार हो सकता है। हिंदुस्तान को प्रेशराइज किया जा सकता है, जहां हिंदुस्तान वहां किसी भी इदारे को एक्सेस नहीं दे रहा, ह्यूमन राइट्स को एक्सेस नहीं दे रहा, जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन का जो ऐलान किया था OIC ने या इस तरह से और भी पहले, तो उनको कभी हिंदुस्तान एक्सेस नहीं दिया था। इस हवाले से अगर काम किया जाए, वहां पर लोग जाएं, वहां पर ये इदारे जाएं, वो देखें अपने आंखों से हिंदुस्तान जो वहां जुल्म जबर कर रहा है, जो वहां पर कदगने हैं, जो वहां पर बर्बरियत और मजालिम के तहत हो रहे, जो वो खुद अपनी आंखों से देखे। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है काम कर सकता है, जहां हमारी सर्विस जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एजे के चक्कर हम इंशाल्लाह उनके साथ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं, करेंगे भी। और इस हवाले से जो है ना हुकूमत पाकिस्तान ने काम करना होगा, ये एक अहम हथियार साबित हो सकता है। दूसरा, हमें मीडिया पे, जिस तरह से मीडिया में बहुत सारी अभी खामियां हैं, उनको दूर करना होगा। उस हवाले से हम सब ने मिलके मीडिया को जो है ये एक हमारा अहम हथियार है। हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरह वहां प्रोपेगेंडा कर रहा है, कल भी आपने देखा जब हम मैच जीत गए तो उन्होंने मौजू ही चेंज कर दिया, तो कभी श्रीनगर की तरफ आए, कभी किसी और तरफ चले गए, कभी मिजोरम की तरफ चले गए, राजनाथ के मामले में चले गए, यानी कि इस तरह से वो जो उसकी वो खुरबत को बिठाने के लिए हम पाकिस्तान ने हकाइक जो है हमारे उनको सामने लाना होगा। श्रीनगर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वाली हो रही है उसको सामने लाना होगा, जो वहाँ की आवाज है हक़ इरादत उसको सामने लाना होगा। हिंदुस्तान जिस तरह प्राइम क्राइम में प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो उससे नाकाम हो रहा है, जो झूठ होता है वो झूठ ही होता है, उसको हिंदुस्तानी अवाम भी अब समझ रहे हैं। आप देखें वहाँ पर गौतम नौलखा या अरुंधति राज वो खुल के आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है ये झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। लिहाजा हमारे मीडिया को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और हक़ाइक़ के साथ लेके आगे बढ़ना, ये हमारे एक अहम हथियार हो सकता है। कौन सा ऐसा फोरम जिन्होंने जिक्र किया जैसे आलमी अदालत इंसाफ का, क्या उसके अंदर जैसे इनका ख्याल है कि पाकिस्तान को ये ले जाना चाहिए, मसला इसको उजागर करना चाहिए? दूसरे सुषमा स्वराज जो भारतीय वज़ीर ख़ारिजा वो कहती हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में नहीं ले
जा सकते हैं? आप इस हवाले से क्या कहते हैं? पहले उनके सवाल का एक जवाब देता हूँ जो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान करना चाहिए। देखिए इस वक्त भी 35वां इजलास जो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल का चल रहा है इस वक्त जिनेवा में, और हमने बहुत भरपूर तरीके से जो है वहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से जो वहाँ पे एक तशवीशनाक सूरत हाल है उसको उजागर किया है, और उसकी बाकायदा हमने और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कोई बात करने की कोशिश हमने उसका बहुत ही मौसर जवाब देकर और ये सारी चीजें जो है पब्लिक डोमेन में लेकर भी आए हैं। जहाँ तक कि इसका ताल्लुक है जो आपने जिक्र किया ICJ का, देखिए पहली चीज तो ये जो आपने सुषमा स्वराज का कहा कि उन्होंने कहा पाकिस्तान लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान कोई सा भी इशू दुनिया के किसी भी फोरम पे लेके जा सकता है। ये हमारा फैसला होगा कि हम किस इशू को लेके जाएं और कहाँ लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है ज़ाहिर खुद मुख्तार मुल्क को ये कहना कि वो लेके जा सकते हैं जाना, ये वैसे ही गलत बात है। दूसरी चीज ये है कि कश्मीर का यहाँ तक पहले कश्मीर जो है वो एक बैन अल-अक़वामी सतह पर माना हुआ इशू है, डिस्प्यूट है, और इसके ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है और UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे ये सब मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन उसके मुताबिक इसका हल तलाश किया जाए, और साथ साथ ही जो इस वक्त ब्लडशेड वहाँ चल रहा है उसके सिलसिले में न सिर्फ ये कि इंडिया की मजम्मत जो की जाए बल्कि वहाँ जो उनके काबिज फौजों ने जुल्म सितम ढाया उनकी बाकायदा अकाउंटेबिलिटी हो। जो आप हमारे से कि कोई फोरम होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आप एक दो दफा किसी प्रोग्राम में कहा है कि बेतहाशा ऐसे एरियाज हैं, देखिए वहाँ पर ऐसे कई 100 लोग हैं, बच्चे जिसमें शामिल बेतहाशा, जिनको आंखों से अंधा कर दिया। एक पूरी जनरेशन को जो है उन्होंने वो कर दिया है, और बाकायदा इसके ऊपर दुनिया जहान में आवाज उठी है, उसको हमें लेकर चलना होगा। उसके ऊपर मुझे कोई बातगश सुनाई नहीं दे रही है, बस हम ये जिक्र कर देते हैं कि जी इतने लोग जो है वो गए। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के जो जज्बात है जिनकी उनको आंखों से महरूम कर दिया है उनको सामने लाने की बड़ी सख्त जरूरत है। इसी तरीके से वो औरतें जो रोजाना उनके जुल्म सितम सहती हैं और मुस्तकिल सहती चली आ रही हैं, बेतहाशा वाक़यात है, कुरान पुछने वाला आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला, और ऐसी हजारों की तादाद में औरतें। अगर आप सिर्फ ये पिछले 1 साल का ही अगर देख लें तो उसके अंदर तकरीबन कई ऐसी औरतें हैं, हजारों औरतें हैं जिनको जो है 1000 के करीब औरतें हैं जिनके साथ उनकी बेहरमती की गई है। ये वो चीजें हैं जिसको हमें शायद सिर्फ हुकूमत पर नहीं डालना होगा, ये तमाम लोगों को इसको उजागर करना होगा। ये एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक इंसानी हुकूक के हवाले से पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको उठाना होगा। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं हाफिज साहब आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है, आपकी तरफ से क्या ऐसे सजेशंस है? जो चीजें इन्होंने भी कही कि उस तरह से हाईलाइट नहीं हो रही, इन्होंने भी कहा कि मीडिया से बहुत कुछ कर भी रहा है लेकिन फिर भी, तो क्या करना चाहिए मीडिया को? इसके लिए सिर्फ मीडिया, ये बात सिर्फ मीडिया की नहीं है, मीडिया की नहीं, बल्कि इसके लिए जो मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पर लाना होगा, जिसमें पार्लियामेंट शामिल है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें सिविल सोसाइटी शामिल है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शामिल है, हुकूमत पाकिस्तान के अदारे शामिल हैं। उनको एक टेबल पे, एक मेज पे बिठाना होगा, नए SOPs तय करना होंगे कि ये काम जो है ये हमने कौमी जज्बे के साथ करना है और एक मिशन के तहत करना है, और ये मिशन है तहरीक आज़ादी कश्मीर को। कौन इसका लिए इनिशिएटिव जो है मतलब पार्लियामेंट को खुद लेना चाहिए। पार्लियामेंट की आवाज पूरे पाकिस्तान की आवाज है, पाकिस्तान के नुमाइंदे, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान की आवाज है। वहां से एक आवाज मौसर तौर पर हर पार्लियामेंट के सेशन में कश्मीर वॉच के उन्वान से एक आवाज उठनी चाहिए, उसे उजागर करना चाहिए कि मसला कश्मीर इस वक्त कहाँ है। क्या कश्मीर कमेटी और फिर कौमी असेंबली के स्पीकर की सरबराही में एक वो इन सब की मौजूदगी में जरूरत है कि हम एक और चीज नया नहीं होगा, बस देखिए ना, उन्हीं जब ये अदारे फाल होंगे, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी फाल होगी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी बाकायदगी से, कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उस पर इज़हार ख्याल होगा, डिबेट होगी,
तो मेरा ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ होगी और पूरे ये आवाज़ जो है सारी दुनिया में सुनी जाएगी। हमें इस फोरम को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसी तरीके से मीडिया को बिठाया जाए और मीडिया को बिठाकर ये तय किया जाए कि ये कश्मीरी आवाम जो जद्दोजहद कर रहे हैं या वहाँ पर जो रियासती मजालिम हो रहे हैं, रियासती दहशतगर्दी हो रही है, इस केस को उजागर करना ये हमारी कौमी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हम इसमें कोई पहली कही नहीं करेंगे, बल्कि आज भी देखें कि आज फ्रंट जो पेजेस हैं अखबारात के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेडलाइंस जो हैं वो भरी पड़ी हैं। जो कल के जो मुजाहरे हुए हैं और जो ओवल में मुजाहरा हुआ है, जो श्रीनगर में हुआ है, वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, 3 कालमी 4 कालमी सब अखबारात में खबरें डाल पड़ी हैं। मैं थोड़ा सा आपकी तरफ वापस आऊंगी नफीस ज़करिया साहब। अगर हम आपकी जाती एफर्ट और काविश को देखें तो हमें बहुत नजर आता है। इस हवाले से आप बहुत ज्यादा आपकी तरफ से बयानात भी, जो भी जुल्मों से कम होते हैं उसकी भी आवाज आती है। जिस चीज का जिक्र हाफिज साहब ने किया, सजेशंस होती हैं जैसे दफ्तर खारिजा की जानिब से ऐसी सजेशंस टुवर्ड्स पार्लियामेंट के, वहाँ पे अगर इस किस्म का कोई एक फोरम बना दिया जाए और उसके ऊपर बाकायदा से डिबेट हो, उसके ऊपर सवाल और जवाब का सिलसिला हो। जिस तरह से कि हम देखते हैं कि हमारे तमाम सियासतदान, खुसूसन अगर हम अपोजिशन का भी जिक्र करें तो कहीं अगर सियासी चप्पलिश की बात आती है तो उसके ऊपर बहुत आवाज सुनते हैं कि डिबेट होनी चाहिए, बात होनी चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन इस इशू के ऊपर उस तरीके से नहीं देखने में आया। तो आपकी तरफ से ऐसी कोई इन फ्यूचर सजेशन हो सकती है जिसका जिक्र हाफिज साहब ने? देखिए, मेरी डोमेन नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, कश्मीर के इशू पर मैंने बारहा तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एक प्लेटफॉर्म पे देखा है, एक आवाज और देखा है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर डेफिनेटली जब कश्मीर में जुल्म सितम होता है, मैंने हमेशा देखा कि वहाँ पर जो है वो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होता है, इसको जो है डिस्कस किया जाता है और इसके ऊपर जो है फिर कोई ना कोई बात आगे बढ़ाई जाती है। मैं यही कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है कश्मीर का इशू जो है वो एक कौमी इशू है और पूरे मुल्क का, पूरे अवाम का इशू है। और इसमें जो है तमाम न सिर्फ कि वो पाकिस्तान के अवाम जो यहाँ मौजूद है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम जो मुल्क से बाहर मौजूद है और वो कश्मीरी डायस्पोरा जो मुल्क से बाहर मौजूद है, उन सब का जो है मेरे ख्याल में फर्ज बनता है कि वो अपना अपना किरदार अदा करे और भरपूर तरीके से अदा करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये सारी जो फोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, ये एक्टिवेट हो जाए तो ये बहुत मौसर तरीके से जो है कश्मीर के इशू को मोबिलाइज कर सकते हैं। बाहर के ममालिक में सिर्फ आपको जाके बात करने की जरूरत होती है। वहाँ पर भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इन सब चीज़ों को समझते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं। मैंने आपने खुद जिक्र किया 19 जनवरी के उसमें, उससे पहले जो है 2014 में भी डिबेट हुई थी जो कि वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीव बेकर ने करवाई थी, और उससे पहले 2010 में भी हुई थी जब इज्तिमाई खबरें जो है सामने आई थी, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी डिबेट हुई थी इसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि जो चीज हो चुकी है, जो रेवोल्यूशन की बात हो चुकी है, उन सब को एक दफा और आपको लेके चलना होगा, बजाय इसके कि आप फिर दोबारा एक नया रेवोल्यूशन लगाए। उनके ऊपर जो लोगों ने अपने अपने इरादे उनको लेके चलने की बहुत जरूरत है। इसके अंदर आपने बिल्कुल जैसे जिक्र किया, कश्मीर कमेटी का नाज़रीन मौसर किरदार होना और उसका एक्टिवली अपने रोल को अदा करना नहायत जरूरी है। कौमी असम्बली के स्पीकर की सरबराही में जो एक फोरम बनाया गया है उसको सब बड़ी पजीराई मिली है और ये कहा जा रहा है कि अगर उस फोरम के ऊपर भी ज्यादा काम किया जाए, जिस तरह से कि मुख्तलिफ तकरीबन 22 पार्लियामेंटेरियंस को पूरे दुनिया में भेजा गया था, इसी किस्म की एक्सरसाइज जो है वो दोबारा भी होनी चाहिए है ताकि हम मौसर तरीके से अपने उन कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके और इंडिया का वो मकरू चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखा सके। जी, आप कहना चाहूंगा कि जो हमारे पढ़े लिखे तबका है उनको भी चाहिए कि गाय बगाए जो है ऐसे बेतहाशा इशूज है इसके ऊपर अखबारात में मुस्तकिल लिखते रहे। एग्जैक्टली। और आपकी इस बात के साथ मैं इसको इस तरह भी जोड़ूंगी कि जब हम अब सोशल मीडिया देखते हैं, हम ट्विटर देखते हैं या हम फेसबुक देखते हैं, तो उसके ऊपर किसी एक चीज को लेकर बहुत एक्टिवली अपना रोल अदा करते हैं वो तमाम पढ़ा लिखा तबका, वो तमाम हमारे वो लोग भी जो इतने ज्यादा शायद पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी जबान में ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं। सो वो भी एक फोरम है अपने इन कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए। सो उस पर भी जरूर आप सब काम कीजिए क्योंकि ये आपकी हमारी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। आपसे इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।